विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम पढ़ा रहे थे, आपको जीवन परिचय करा रही हूँ मैं आपको। और इसकी जो कविता है उषा और कवि शमशेर बहादुर सिंह, कविता पूरी हो चुकी है। छोटी सी कविता थी और किताब आरोप भाग 2 कक्षा 12 और सब्जेक्ट हिंदी। तो मैंने आपको बोला था कि हम आपको इस जीवन परिचय कराएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा शमशेर बहादुर सिंह जो है कवि, इनका जीवन परिचय देख लीजिए। मैं सरस्वती दत्त आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी और व्याख्या बता रही हूँ। और उनका जीवन परिचय ऐसे तो एग्जाम में ना के बराबर आता है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखने के लिए इसमें से अच्छा रहता है, आपको पता होना चाहिए। 13 जनवरी सन 1911 देहरादून उत्तराखंड। पिता तारीफ सिंह, माता परम देवी थी और इनका जन्म 1911 में हुआ है जनवरी में। प्राथमिक शिक्षा देख लें इनकी देहरादून 1933 में गोंडा से बीए। उकील बंधुओं से कला का प्रशिक्षण भी लिया इन्होंने। वे जितने अच्छे कवि थे उतने ही बढ़िया कलाकार भी रहे। कार्य रूपाम्भ इलाहाबाद में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत रहे। कहानी पत्रिका में त्रिलोचन की सहायक के रूप में कार्य किया। नया पथ मनोहर कहानियों में भी संपादन सहयोग दिया। उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया इन्होंने। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनकी उपलब्धियां देख लो बच्चों। 1951 में दूसरा सप्तक कवि रहे। 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1979 में कबीर सम्मान। और अज्ञे जी ने जो 3 सप्तक निकाले थे बच्चों, नई कविताओं के लिए 3 सप्तक निकाले थे, उनका जो संपादन किया था 1951 में 7 कवियों में ये भी शामिल थे। तो पहला जो सप्तक निकाला उन्होंने, पहला सप्तक निकाला था तार सप्तक, ठीक है। और वो इसमें इनको शामिल किया था। 1943 में पहला था और 1951 में दूसरा सप्तक आया। और तीसरा सप्तक देख ले बच्चों, 1959 में तीसरा सप्तक आया। इन्होंने हर सप्तक में 7 कवियों को लिया और कुल 21 कवियों को हिंदी साहित्य के में जो है नए कवि थे जो इनको हिंदी साहित्य में मुख्य धारा में जोड़ दिया। आगे देखें काव्य संग्रह। कुछ कविताएं देखें, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं उदिता, बात बोलेगी हम नहीं इतने पास, ठीक है। अपने काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, प्लाट का मोर्चा कहानी है इनकी। निबंध संग्रह 2 आब। साहित्यिक विशेषताएं देखें, अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं में तो काफी विशेषताएं हमको पढ़ने को मिलती हैं। एक तो इनकी जो कविताएं या कहानियां जो भी हैं उसमें जो है सुंदर चित्रण है और पीड़ित समाज के प्रति सहानुभूति, प्रगति विचारधारा है और भारतीय संस्कृति की चिंतक, ऐन्द्रिय सौंदर्य के चिरेते हैं ये, ठीक है। मतलब इंद्रियां हमारी जो है सुख महसूस करती हैं। इंद्रियां जिस सुख को महसूस करती हैं उस सुख को इन्होंने बेहतरीन चित्रण किया है, ठीक है। भाषा शैली मैंने बताया, इनका शब्दों का जो प्रयोग है बहुत प्रभावशाली है। तत्सम है ना, तद्भव देशज शब्दों का सुंदर समन्वय है ना। अनूठे बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग। भाषा में चित्रात्मकता, लयात्मकता, नाद, सौंदर्य के गुण, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग, वर्णात्मक, संबोधात्मक, विश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग। निधन 12 मई 1993 में अहमदाबाद में। देखिए बच्चों अगला, देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8 या 9 वर्ष की उम्र में मां का चिर वियोग सहना पड़ा। थोड़ा साफ नहीं आया, ठीक है। देखिए बच्चों 8 वर्ष की उम्र में उनकी विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी टीवी से
चल बसी। एक रोग होता है टीबी, और उससे जो है उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जीवन के अभावों ने उन्हें कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। बच्चों, जिंदगी में दुख आते हैं, और कई लोग जो होते हैं जिंदगी में जो दुख है, जब संघर्ष आता है, दुख आता है, वक्त की मार पड़ती है, तो कुछ लोग बच्चों निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, ठीक है, और कुछ अपने को और भी ज्यादा मजबूत बना के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वे अपने अपने कामों में को जीवन भर हताश और निराश रखते हुए जीते हैं। जो टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो जीना नहीं चाहते जिंदगी। इन्होंने बिंब धर्म, इनकी जो कविताओं की विशेषता, इसमें बिंब बनाते हैं। ये बिंब बच्चों क्या होता है आप पूछोगे, जैसे बिंब, जैसे कोई एक, देखिए इस ये जो रेखा खींची है, इसको एक खंबा मान लिया, और ये दूसरी रेखा खींच दी, इसको भी खंबा मान लिया, और जो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक जो एक इसको लाइन दे दी है, इसको तार कह दिया। वास्तव में ये ना तो खंबा है, ये केवल एक रेखा है। तो ये दूसरा जो है, ये भी खंबा नहीं है, ये भी एक तार है, मतलब एक रेखा है। और जो ये तार बीच में है, ये तार नहीं है, ये क्या है, ये भी एक रेखा है। तो इस तरह का बिंब, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे बिंब क्या होता है। मतलब जो चीज नहीं है उसका प्रतीक बना दिया है, ठीक है। अतः आप समझ पाते हैं कि यहाँ कोई वास्तविक वस्तु ना होकर केवल उसका प्रतीक है। हमने रेखा को एक खंबे का प्रतीक मान लिया है। इनकी रचनाओं में हमें मिलता है, ये पूरी कविता ही बिंब धर्मी कविता है। अतः कवि इन बिंबों व प्रतीकों के द्वारा क्या समझाना चाहता है। उषा जो कविता है, किस प्रकार की बिंब योजना की है, ठीक है। बिंब का अर्थ प्रतीक होता है, जिसके माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं। ये जो कवि थे बच्चों, ये प्रगतिवादी कविता की विचारधारा के समर्थक थे। वैचारिकता शमशेर बहादुर की कविताओं तथा साहित्य में दोनों में देखने को मिलती है। प्रगति यानी प्रगतिवादी देश की जो आजादी के बाद जो नव परिवर्तन हो रहे थे, प्रगतिवादी जो कविता कहते हैं हम, देश में जो आजादी के बाद नए नए परिवर्तन हो रहे थे, नए नए प्रयोग हो रहे थे, नई नई चीजें जो सीखी जा रही थी, ज्ञान विज्ञान की बातें आ रही थी, उनको इन कवियों ने अपनाया। और उन नवीन कवियों की वैचारिकता, उन कवियों का दिमाग, ज्ञान, अपनी तरह की एक अलग रचना करते थे। इनकी विधा थी वो अलग थी। प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प का अनूठा संगम इसमें मिलता है। प्रयोग करने वाले कवि क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का प्रयोग करके नई चीजों का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रगति थी इनके, प्रगतिवादी तो थे ही ये, साथ में इन्होंने नए नए प्रयोग भी किए, ठीक है। इनका कहना था कि अलग तरह की विधाओं को काम में लिया गया है। इनकी कहानी में अलग तरह की विधाओं को काम में लिया है, मानसिक रूप से नए, ये नवीन प्रगतिशील लोगों के समान थे। प्रगतिशील व प्रयोगवादी हिंदी साहित्य में दो अलग अलग विधाएं हैं, विचारधाराएं हैं, जिसमें कविता के ऊपर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कहते हैं जैसे कविता बने वैसे बने, ठीक है, जैसे जैसे मर्जी बन जाए, मतलब कुछ है ना, जैसे कविता बने वैसे बने, कुछ भी बना लो, बस कविता ही है। परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कविता में तात्पर्य अर्थात कुछ अर्थ भी होना चाहिए, उसमें कुछ नवीनता होनी चाहिए, उसमें कुछ मौलिकता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह इन दोनों वादों में, विधाओं में अंतर है, ठीक है। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में, दोनों में अंतर है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है। अब देखो, जो इनकी उषा कविता है बच्चों, जो तुम्हारे सिलेबस में लगी है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसको जो है आप जब इसकी व्याख्या कर लोगे ना, व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी, तो आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर लोगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए, इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाली सूर्य उदय का अनूठा अनूठा जो शब्द चित्र है, वो कवि ने खींचा है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। हालांकि जो उसने बिंब लिए हैं, बहुत ही साधारण से लिए हैं, ठीक है। ये जो बिंब है हमारे गांव के मोहक, भोर एवं भोर मतलब सुबह,
एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय और तीनों का मणिकांच सहयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्य का मुख दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप में एहसास कराता है। ठीक है। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल सलेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे जो है सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इसमें अनोखा सौंदर्य इसकी कविता में, इनकी कविता में जो है अनोखा, इन उपमानों को लेकर, इन बिंबों को लेकर कवि ने सुंदर एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। गांव की जो सुबह होती है वो बहुत ही सरल, सहज, और वहाँ की जो जीवन शैली होती है बहुत ही शांत होती है। वहाँ कोई भागम भाग, हबड़ा तबड़ी, जल्दबाजी कुछ भी नहीं होता। वो सुबह सुकून और शांत और प्रेम की होती है। ठीक है बच्चों। और जब हम इसकी तुलना अगर कर दें, जैसे चांद की जो तुलना है किसी घर की चीज में कर दी जाए, या उन्होंने घरेलू बिंबों को काम में लिया है और घरेलू बिंबों को बदल कर कवि ने प्रभावशाली ढंग से बदल दिया है। घरेलू अर्थात जो घर के अंदर महिलाएं या लोग रहते हैं उनके लिए ये कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, या उन पे वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे चांद है, सितारे हैं, चौका है, आसमान है, ये सब बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इस पे खास ध्यान भी नहीं देते, है ना। ये लोग इतने ध्यान नहीं देते। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, हम मानसिक रूप से ग्रामीण जगत में चले जाते हैं, जहाँ मानसिक सुकून मिलता है, और कैसे वहाँ सूर्य उदय होता है ना। देखिए बच्चों, कैसे वहाँ लालिमा चारों तरफ फैल जाती है, वो सब हम बड़े कौतूहल से देख सकते हैं। आज आज आजकल जो है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कलकत्ता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है ना, मद्रास जिसको चेन्नई बोल रहे हैं अब आजकल, जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं, इसमें तो बड़ी बड़ी जो है आकाश को छूने वाली बिल्डिंगें बन गई हैं, है ना, और जिसमें रात और दिन का पता ही नहीं चलता। और आर्टिफिशियल लाइट से इतनी ज्यादा रोशनी होती है दिन और रात में, कोई मतलब सूर्य की रोशनी में की हमें कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। यहाँ के लोगों को जब देखते हैं तो सुबह से शाम तक भीड़ भाड़ भाग दौड़ में अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं वो लोग। ठीक है। जो बड़े शहरों में होती है वहां की जिंदगी अस्त व्यस्त रहती है, भाग दौड़ रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, वो जीवन को ठीक से जी भी नहीं पाते, है ना, जिससे उन्हें भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं, और डिप्रेशन हो जाता है किसी किसी को, और अन्य बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनको हमने नाम भी ना सुना हो, है ना, क्योंकि वो केवल और केवल बनावटी जीवन को जीते हैं। अतः कब दिन है कब रात है, सब कुछ उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है, मतलब उनको इस चीज का कोई एहसास नहीं होता, है ना। प्रकृति के का आनंद वो नहीं ले पाते। सुबह से शाम तक प्रकृति के खूबसूरत रंग हमें जो है कहाँ देखने के मिलते हैं, है ना, गाँव में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो ये जो कविता है बच्चों, भाषा, बिंब और लय, है ना, कविता की पंक्तियों में लयात्मकता के साथ साथ गतिशीलता के साथ साथ परिवर्तन होता चला जाता है। प्रकृति में धीरे 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 परिवर्तन। अब जब उषा काल होता है तो ये लगभग लगभग 3:30 से स्टार्ट होता है, और जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाते पूरा का पूरा साफ आसमान नहीं दिखता, तब तक चलता ही रहता है, 3:30 से लगभग 5:30 पौने 6 तक। देखें बच्चों, इसमें भाषा जो है इनकी बहुत ही सरल है। बिंब इसमें ऐसे प्रतीक लिए गए हैं जिनसे हम कविता के अर्थ को आसानी तक समझ लेते हैं। जैसे ना छोटे छोटे, जैसे चाक है, चौका है ना, चौका है, और राख है, घरेलू छोटे छोटे से। इस कविता में कुछ चीजें पंक्तियां जो है कुछ चीजें पंक्तिबद्ध मिलती हैं, जैसे प्रकृति समुद्र में लहरें उठती हैं, फिर अनेकों बार बदलती रहती हैं। ठीक है। एक शब्द इसमें आया है बच्चों, मणिकांच, कंचन। मणि मतलब तो रत्न होता है, कंचन मतलब सोना होता है। सोने के साथ जो मणि का संगम होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। ठीक है बच्चों। तो इन तीनों का जब संगम होगा, भाषा, बिंब और लय, तो ऐसा लगता है जैसे कवि ने मणि कंचन का सहयोग हुआ है कविता में।
तो कवि हमें क्या समझाना चाहता है इस कविता के माध्यम से? इन तीनों ने कविता को बहुत ही, इन तीनों यानी भाषा, बिंब और लय, कविता को बहुत सुंदर बना दिया है। ठीक है, भाषा, बिंब और लय इस कविता में कैसा है, उनका मणिकंचन सहयोग इस कविता में कैसे मिलता है ना? तो ये जो तीनों चीजों को जो है कवि ने एक साथ प्रस्तुत कर दिया है इस कविता के अंदर। बहुत ही सुंदर भाव, सुंदर शब्दों के साथ जो है सुंदर भाषा, सुंदर बिंब, सुंदर लय के साथ जोड़ा है। और ऐसा प्रतीत होता है मणिकंचन का सहयोग, यानी मणि, मणि मतलब रत्न और कंचन मतलब सोना, है ना? इनका सहयोग ऐसा लगता है कि इस कविता को और भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और आप इस कविता को, इनका जीवन परिचय इतना ही था। और आप इसको, वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको ये याद हो जाए। और शमशेर बहादुर जी इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, ये जो है जब आप इसको बार बार सुनोगे, बार बार लिखोगे अपनी कॉपी में, तो ये जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी कविता में जो है इसको बताया है हमें कि कैसे जो है गांव की महिलाएं जो है राख से, है ना, मतलब किस तरह से तुलना कर दी है, किस तरह से बिंब बनाया है उन्होंने। आसमान कैसा दिख रहा है, गीला नमी युक्त नीला आकाश, राख से लीपा हुआ चूल्हा, इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर इसको वर्णन किया है। आप उस कविता को देखें जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इनका जो निधन है बच्चों 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुआ। देखिए बच्चों, कक्षा 12 हिंदी, किताब आरोह भाग 2, कवि शमशेर बहादुर सिंह, कविता उषा। ठीक है, कवि का जीवन परिचय मैंने आपको कराया, एक्सप्लेनेशन बाय सरस्वती। मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, एक चीज याद रखें, जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने अच्छे नंबर लाने की सोच ली है और आप उसमें खूब अच्छे से मेहनत करोगे तो आप अच्छे नंबर पेपर में ले आओगे। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सोच लो कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, मुझे अच्छे से पास होना है। ठीक है, तो एक जो है, मैं एक का उदाहरण देना चाहती हूँ। फ्रैंक इन रूसवेल जो थे, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, और ये उन्होंने 1933 से 1945 तक जो है वहां पर अपना प्रेसिडेंट का पद संभाला। और वो पैरालाइज थे और 12 सबने उनको मना कर दिया था कि ये नहीं कर पाएंगे इस कार्य को, लेकिन उन्होंने करके दिखलाया। विकलांग भी थे वो, तो 12 साल तक इस पद पे रहे। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है बच्चों जो आप ना कर सको। ठीक है, तो केवल और केवल अपने काम पे ध्यान रखना होगा आपको, अपने काम पर ध्यान लगाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। अपने ध्यान को जो है काम पे लगाना होगा। किस काम पे? अपने काम पर ध्यान, है ना? क्या लगाना होगा? काम क्या है आपका? अभी आपका जो मेन काम है वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। ठीक है, उसके अलावा आपका दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसको साइड बाय साइड करते रहो। और इसी के साथ मैं सरस्वती दत्त अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा कर रही होंगी आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे जो मेन चीजें हैं। और इसका PDF मैंने आपको भेज दिया है। और अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद बच्चे की मदद हो सके। वो उसको पढ़ेगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, तो उसके ये काम की वीडियो होगी। ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ कि आप खूब अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और कोई चीज़ फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है इसमें से, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए। और सरस्वती दत्त करके ये चैनल है, इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कोई इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।